प्रिय विद्यार्थियों, इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे पाठ्यक्रम का नाम है विकास के लिए संचार, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। इसके हम पहली यूनिट के तीसरे टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है संवाद के रूप। चूँकि ये विस्तृत विषय होते हैं तो हमें इसको दो भागों में बांटना पड़ा है, इसलिए आप देख पा रहे हैं संवाद के रूप भाग 1। और जैसा मैंने आपसे कहा कि संवाद का जीवन में अत्यधिक महत्व है। आप इसको नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके जीवन में सफलता देने की कुंजी है। तो इस कार्यक्रम में हम देखते हैं कि हमारी विषय सूची क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद का परिचय, फिर संक्षेप में आपको बतलाएंगे संवाद का महत्व, फिर हम आएंगे संवाद के प्रकार पर, और जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला हुआ मौखिक संवाद यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा हुआ अशाब्दिक संवाद यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये अशाब्दिक संवाद हो गया। तीसरा है संवाद के चैनल्स, किन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। फिर आएगा व्यक्तिगत संवाद कि किस प्रकार से हम पर्सनल लेवल पर संवाद अगर कर रहे हैं। फिर आता है सामूहिक संवाद, क्योंकि सामूहिक संवाद भी बहुत आवश्यक है। हम हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, और आजकल हम लोग जानते ही हैं कि हम सब डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया आदि का उपयोग हो रहा है, तो इसको मैंने एक और रूप रखा है डिजिटल संवाद, जो कि कहना चाहिए कि रिलेटिवली नया कंसेप्ट है। फिर आता है दृश्य संवाद। कई बार हम शब्दों के बजाय केवल दृश्यों के माध्यम से भी संवाद करते हैं, जैसा कि कई बार ऐसी मूक फिल्में होती हैं, खासकर जो एनिमेशन या कॉमेडी फिल्म्स वगैरह पुराने ज़माने में चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हुआ करती थीं, उस प्रकार से भी संवाद किया जाता है। फिर हम बात करेंगे संवाद में किस प्रकार के अवरोध आते हैं, और आखिर में हमारी बात होगी कि संवाद में आए हुए अवरोधों को दूर करने के क्या तरीके होते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है इस कार्यक्रम से कि हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से ये इन सारे विषयों की जानकारी आज इस कार्यक्रम में प्राप्त होने जा रही है। तो विद्यार्थियों, मैं चाहूँगा कि आप बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यदि आपके अंदर संचार कौशल, संवाद कौशल विकसित हो गया, तो निश्चित रूप से फिर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संवाद की। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों, भावनाओं, सूचना और अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर यह जानना बड़ा आपके लिए उपयोगी होगा कि हम संवाद के माध्यम से अपने शब्दों को ही नहीं, बल्कि हम अपने विचारों को, क्या हम सोच रहे हैं, अपनी भावनाओं को क्या हम महसूस कर रहे हैं, और अपने अनुभवों को, किन अनुभवों से हम दो चार हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, उन सारी चीज़ों का हम संवाद में उपयोग करते हैं। और इसी का एक्सचेंज केवल देना ही नहीं होता, ये भी आप समझिए कि संवाद एक द्विस्तरीय प्रक्रिया है। आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो वो भी आपसे संवाद करेगा। तो ये आदान प्रदान जो है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना संदेश का, और फिर उससे वापस उस संदेश के जवाब में कुछ संदेश आना, ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसको हम संचार की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये मनुष्यों के बीच समझ और विचारों का विनिमय करने का सबसे प्रभावी तरीका है। आप जान ही सकते हैं कि मानव जाति ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कि वोकल कम्युनिकेशन पर आधारित है, और हमारे पास ये सुविधा है कि हम शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इससे न केवल संदेशों का आदान प्रदान होता है, बल्कि हमें एक दूसरे को समझने में भी मदद मिलती है। तो ये आप समझ लें कि किस प्रकार से हम अपने संवाद को या संचार को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। संवाद, जैसा मैंने कहा, अनेक रूप का होता है, जैसे कि मौखिक कह लें या लिखित या शारीरिक
अभिव्यक्तियों से, यानी कि ओरल, रिटन और बॉडी लैंग्वेज। तो हम इन सभी प्रकार के संवादों के रूप के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है, संचार को हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, और कम्युनिकेशन जैसा मैंने पूर्व में कार्यक्रम में बतलाया कि ये लैटिन शब्द कम्युनिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉमन सेंस। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि आपका जो भी संचार हो वो कॉमन सेंसिकल हो, वो आपसी सामान्य समझ पर आधारित हो। संवाद का महत्व, वैसे तो संवाद का महत्व आपको पता ही है, लेकिन जो हमारा विषय है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसका नाम है कि विकास के लिए संचार। तो फिर उस परिप्रेक्ष्य में इसको जानना आवश्यक होगा कि जो संचार है उसका हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व आता है। संचार मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं, जानकारियों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संवाद का महत्व जीवन के हर पहलू में दिखता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक, राजनीतिक या व्यावसायिक जीवन। हर तरफ हमारे संवाद की महत्ता जानी मानी है। निम्नलिखित बिंदुओं से संवाद के महत्व को और अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। पहला है आपसी समझ और सामंजस्य का निर्माण। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मित्रों कि संचार के माध्यम से हम एक दूसरे को और अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और हम एक सामंजस्य का भी स्थापना इसमें कर सकते हैं, ताकि हार्मोनी डेवलप हो जाए संवाद भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में। दूसरा जो हमें फायदा होता है वो है संबंधों का महत्व, वो जिसको हम कह सकते हैं कि संबंधों को मजबूत करना। अब संबंधों को जो मजबूत किया जाता है वो आपके संचार और संवाद के माध्यम से ही होता है। यदि एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा तो फिर ये इस प्रकार से आपसी संबंधों को मजबूत भी करता है। और तीसरा इसका जो उपयोग है वो समस्या समाधान के लिए। समस्या समाधान का मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि यदि कोई समस्या अगर आती है तो फिर उस समस्या का समाधान हम आपसी संवाद से, आपसी समझ से और सूझबूझ से हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान और जानकारी का आदान प्रदान ये भी हमारे संवाद के रूप से संभव हो सकता है। मनोरंजन और अभिव्यक्ति, आज मानव की नितांत आवश्यकता है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करे, एक्सप्रेस करे, तो एक्सप्रेशन के लिए भी संवाद की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, हर साधन संवाद संचार के माध्यमों पर आधारित है। आज हम बैठ कर के अगर टेलीविज़न पे कुछ कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसको भी हम संचार कहेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपका मनोरंजन भी हो रहा है, साथ ही कुछ जानकारी भी आपको प्राप्त हो रही है। इसके अलावा संवेदनशीलता और सहानुभूति को बढ़ाने में भी हमारा संचार उपयोगी साबित होता है। किस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति को, जिससे हम संवाद कर रहे हैं, उसके प्रति हम संवेदनशील हो जाएं, किस प्रकार से हम उस सामने वाले व्यक्ति के साथ में सहानुभूति रख सकें, सिंपैथी रख सकें। और जैसा कि हम बताते रहे अक्सर, आजकल सिंपैथी से भी एक और स्टेप आगे है एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति के जैसा सोचना, यानी अपने आप को उस दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख करके फिर उसको सोचना। तो ये हो गया आपका सहानुभूति और स्वानुभूति। तो ये सारे चीज़ों का विकास यहाँ पर इसमें होता है। इसके अलावा सकारात्मक परिवर्तनों की दिशा में कदम बढ़ाना, तो एक पॉजिटिव चेंज संवाद के माध्यम से आप ला सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि संचार विकास में संचार का बहुत महत्व है। बिना संचार के मैं विकास की कल्पना नहीं कर सकता। प्रभावी नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप में संवाद का बहुत अधिक महत्व है। आप जानते हैं कि हर वो व्यक्ति जो कि एक अच्छा लीडर होता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर जरूर होता है। आप भी अपने जीवन में देखेंगे कि जिन व्यक्तियों से आप प्रभावित हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो अपने विचारों को प्रभावी ढंग से बता सकते हैं, जो अपने नेता ऐसा होता है जो अपने फॉलोअर्स को ठीक ढंग से मोटिवेट कर सके। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा एक अच्छे संचार के माध्यम से ही संभव हो सकती है।
व्यावसायिक और पेशेवर सफलता। जैसा मैंने कहा कि संवाद केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी सफल होने के लिए एक आवश्यक कौशल है जो आपके अंदर होना चाहिए। तो संवाद के महत्व की जितनी भी बात की जाए उतना कम है। सामाजिक समावेशिता, यहाँ पर आप समाज में अपने आप को जोड़ सकते हैं, समाज का हिस्सा बन सकते हैं और समाज के लोगों को भी इकट्ठा करके, संगठित करके और अपने अच्छे कामों के लिए उन्हें आगे प्रेरित कर सकते हैं। ये सारा संभव है संवाद के माध्यम से। अब हम आते हैं संवाद के प्रकार या संवाद के रूप पर, जो कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मुख्य रूप से हम वर्बल संवाद यानी कि मौखिक संवाद, नॉन वर्बल संवाद जिसको कि हम अशाब्दिक संवाद कह रहे हैं, और तीसरा लिखित संवाद यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। पहले जो मौखिक संवाद है उसको हम ओरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको लेंगे और इनके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आता है मौखिक संवाद। मौखिक संवाद से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो वाणी के माध्यम से किया जाए, जो हम जिन शब्दों का उपयोग अपने मुंह से करते हैं और उसको हम जो है मौखिक संवाद कहते हैं। इसमें बातचीत भी आ सकती है, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो भी आ सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अपने स्वयं से भी बातचीत करना भी एक संचार का अच्छा रूप है, जहाँ पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स हैं जो एक टर्म उपयोग करते हैं, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब यह है कि सुबह सुबह उठ करके आप बाथरूम में आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को 3 बार कोई भी बात को जोर से बोलें और वो अपने आप से हुआ संवाद, तो वो उस बात को फिर आपका दिन भर उसके आपके दिमाग पर उस बात का असर रहेगा। उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हैं आईने के सामने खड़े होकर कि आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, या आज के दिन मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो हमारे ऑटो सजेशन में हेल्प करती हैं। भाषण, जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति का अनेकों से जो संवाद हो रहा है, मौखिक संवाद, वो भाषण कहलाता है और जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग भी। तो पब्लिक स्पीकिंग का भी बहुत अधिक महत्व है। चर्चाएं जो है, चर्चाएं आदि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो डिस्कशन, कई बार क्या होता है, आप लोग भी कोई नौकरी के लिए अगर इंटरव्यू, साक्षात्कार देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर एक स्टेज पहले ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा के लिए भी आपको बिठाला जाता है। तो वो भी आपके लिए एक स्किल होना चाहिए कि आप चर्चाएं किस प्रकार से करेंगे। और मौखिक संवाद का एक और प्रमुख पहलू है जिसे कहा जाता है कि इसे सुनकर समझा जाता है। यानी कि मैंने कुछ बोला, आपने सुना समझा, फिर आपने कुछ बोला, मैंने सुना समझा। इस प्रकार से ये मौखिक संवाद चला करते हैं। ये आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक समूह में लोग बैठ के किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम आते हैं अशाब्दिक संवाद की तरफ, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत उपयोग होता है। हिंदी में अगर इसको कहें तो शरीर भाषा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है इशारे, कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल इशारों में बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी संवाद कई बार होता है। और दूसरा होता है चेहरे के हाव भाव। तो अब ये भी कहीं स्टडी आई है कि जो संवाद हो रहा है, मौखिक संवाद, उसमें 50% तक अशाब्दिक संवाद का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी उपयोग होता है, क्योंकि आप मुंह से बोलने के साथ साथ चेहरे के हाव भाव भी आप देते हैं। और कई बार सामने वाला शब्दों से ज़्यादा आपके हाव भाव से समझता है कि आप किन भावनाओं को महसूस कर पा रहे हैं और उस आपके शब्दों का अर्थ क्या लगाया जाए। शरीर की स्थिति, यानी कि जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पोस्चर, कि व्यक्ति कैसे खड़ा है, कैसे चल रहा है, किस प्रकार से अपने आप को कैरी कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें पोस्चर में आ जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज में पोस्चर का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आपका पोस्चर ही बतलाता है कि आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है। जो आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति रहते हैं उनका पोस्चर अलग ही होता है, और उनके चलने ढलने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, किस प्रकार से वो ध्यान से बातें सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन ही पोस्चर की निशानी है। इसके अलावा यह जो सारा संवाद है, अशाब्दिक संवाद,
शब्दों के बिना हो रहा है, क्योंकि ये आपके केवल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर आधारित है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पूर्ण संवाद हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को मिला करके पूर्ण संवाद होता है अक्सर। अब कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आंखों से इशारा करना या हाथ से इशारा करना। अब जिस प्रकार से मेरे हाथ अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं किस प्रकार से हाथों का उपयोग कर रहा हूं अपने संवाद को प्रभावी बनाने के लिए, तो इस प्रकार की चीज़ें आप सीखें। इसी प्रकार से जब पब्लिक स्पीकिंग में जो हमारे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, अच्छे शैक्षणिक और राजनीतिक लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, तो उनका भी आप स्टडी करें कि वो किस प्रकार से अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं अपने संवाद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और केवल एक इमेज देख करके ही आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की फेशियल एक्सप्रेशन से वो गुजर रहे हैं। तो ये आजकल हम जिस प्रकार का कम्युनिकेशन मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, व्हाट्सएप आदि पर जो हम संदेश भेजते हैं, तो कई बार हम अनेक वर्ड लिखने के बजाय एक इमोजी भेज देते हैं, तो वो इमोजी ही अपने आप में काफ़ी चीज़ें व्यक्त करती है। ये भी बहुत अच्छा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण माना जाता है। अशाब्दिक संवाद का बहुत अधिक महत्व है हमारे संवाद प्रक्रिया में। जैसा मैंने आपको बतलाया कि 50%, 55%, 45 से 55% अगर हम रेंज लें तो बिल्कुल सही होगा कि 45 से 55% तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का योगदान होता है, जिसमें कि चेहरे के हाव भाव, जैसे मैंने बताया, फेशियल एक्सप्रेशंस, इसके अलावा जो है आँखों का संपर्क, कई बार आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन अपने श्रोताओं से अगर वो आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं तो उनका संवाद जो है प्रभावहीन हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी ये भी सलाह रहेगी कि जो हमारे वक्ता हैं, जो आज सीख रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो आई कांटेक्ट पर भी ध्यान दें कि अपने श्रोताओं से नज़रें ना चुराएं। शरीर की भाषा जो मैंने बतलाई दी आपको, पोस्चर वगैरह, किस प्रकार से आपका शरीर भी कुछ भाषा बोलता है, कुछ कम्युनिकेट करता है, तो उसमें कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैरी करना है, ये ध्यान रखना आवश्यक होता है। कई बार जो है वो आवाज़ तो हो गई, जो शब्द हो गए वो तो वर्बल हो गए, लेकिन जो उसका जो स्वर आ रहा है वो नॉन वर्बल है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि किसी की आवाज़ बहुत भारी होती है, किसी की आवाज़ बहुत पतली होती है। तो कई बार पुरुषों में भारी आवाज़ को अच्छा माना जाता है, स्त्रियों में महीन पतली आवाज़ को अच्छा माना जाता है। कई बार हमें उदाहरण के तौर पे अमिताभ बच्चन जी क्यों पसंद हैं कि उनकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये अब आवाज़ अच्छा लगना या बुरा लगना ये नॉन वर्बल है, क्योंकि ये स्वर आ गया फिर उसमें। इसी प्रकार से एक और बहुत अच्छा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो है स्पर्श। कई बार आप एक छोटे से स्पर्श से, एक टच से भी आप बहुत सारी भावनाओं को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई बार हम लोग जो जिस प्रकार से अपने परिजनों को गले लगाते हैं या जिस प्रकार से गर्मजोशी से अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो हाथ मिलाने का तरीका भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आपने हाथ बढ़ाया बड़ी गर्मजोशी से, उन्होंने बस जरा सा टच करके हटा लिया जैसे हम उनका हाथ छीन लेंगे। तो इस प्रकार की बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक ऑप्टिमम वे में शेक हैंड किया जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान देने की होती हैं। भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति हम हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से, हमारी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से, कुछ लोगों का आप देखते हैं कि वो कमरे में आते हैं तो उनके आते ही एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ जाती है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है अभी तक, तो वो आपको उनके बॉडी से जिस प्रकार के आपको फील आ रहा है, या इसके रिवर्स भी होता है। कई बार कुछ लोग आते हैं तो आप सफोकेटेड फील करने लगते हैं, एकदम नेगेटिविटी की फीलिंग आ जाती है जो एनवेलप करती है आपको। तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज की ही बातें हैं। संवाद में पारदर्शिता के लिए भी हमारा जो है वो अशाब्दिक संवाद महत्व रखता है डेफिनेटली। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के संवाद पर, जो कि है लिखित संवाद। लिखित संवाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखित रूप में जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर हम जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि हमारे पत्र का, ईमेल का, रिपोर्ट का, संदेश,
इस प्रकार के जो रिटन कम्युनिकेशंस हैं, ये सारे हमारे साधन हैं, माध्यम हैं, जिनके माध्यम से हम लिखित संवाद करते हैं। पत्र एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत उपयोगी माध्यम है। हालांकि आजकल वो एक दूसरे को पत्र लिखने की बात जो है, जो वो फैशन में नहीं रही उतनी, क्योंकि बहुत सारे और संवाद के माध्यम आ गए। लेकिन उसमें भी हम अगर कोई मैसेज ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं तो वो भी लिखित संवाद है। अगर हम व्हाट्सएप पे कोई लिखित मैसेज भेज रहे हैं तो वो भी संवाद है। तो इस प्रकार से हमें देखना होता है। ईमेल मैंने डाल ही दिया। जो रिपोर्ट हमें तैयार करना है अपने कार्य क्षेत्र में, यदि कोई कार्य हमें दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए कोई रिपोर्ट हमें तैयार करना है या कोई मैसेज हम भेजना चाहते हैं लिखित में, तो ये सारे लिखित संवाद के रूप होते हैं। और आप तो जानते ही हैं, कार्यस्थल पर एक टर्म उपयोग में आती है IOM, यानी इंटर ऑफिस मेमो। तो इंटर ऑफिस मेमो या नोट शीट, तो ये सारे लिखित संवाद के रूप होते हैं, प्रकार होते हैं। यह मौखिक संवाद के से भिन्न होता है, जहाँ विचारों का आदान प्रदान केवल बोली के द्वारा होता है, जबकि लिखित संवाद में ये आदान प्रदान लिखित रूप से होता है। ओरल कम्युनिकेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पर लिखित संवाद केवल लिखित होता है क्योंकि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का उपयोग नहीं होता। आप जब लिख रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप वहाँ पर उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं चैनल के आधार पर हम देखेंगे कि संवाद के रूप क्या क्या होते हैं। यहाँ पर 3 इस प्रमुख रूप से मैं बताना चाहूँगा। पहला है व्यक्तिगत संवाद यानी पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है सामूहिक संवाद यानी मास कम्युनिकेशन, तीसरा है डिजिटल संवाद यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन। हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत संवाद। व्यक्तिगत संवाद में दो व्यक्तियों के बीच कोई सामान्य बातचीत जो हो रही है उसको हम व्यक्तिगत संवाद के दर्जे में रखेंगे। हालांकि अगर छोटा समूह है तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन जब अगर बहुत बड़ा समूह को आप संवाद प्रेषित कर रहे हैं तो फिर वो मास कम्युनिकेशन में चला जाएगा, तो फिर वो दूसरी श्रेणी में सामूहिक संवाद में चला जाएगा एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर इस संवाद में लोग अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। ये जो व्यक्तिगत संवाद है ये भी 2 प्रकार का, हम इसको भी दो श्रेणियों में रख सकते हैं कि पहला 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाला मौखिक संवाद यानी ओरल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। दूसरा जो है लिखित संवाद। कई बार हम जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो पत्र लिख रहा है वो अंतर्व्यक्तिक उसमें संवाद में, संचार में आ जाता है। तो इसमें हम जो है मौखिक व्यक्तिगत संवाद में ये सबसे सामान्य रूप है। इसमें जिसमें 2 लोग या अधिक, 2 से अधिक पर लिमिटेड, जैसा मैंने कहा, लोग अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो इसमें जैसे समूह चर्चा के बारे में मैंने बात की थी तो वो भी इसमें आ जाएगा। लेखन संवाद या लिखित व्यक्तिगत संवाद, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब व्यक्ति अपनी भावना और विचारों को पत्र, ईमेल या इस प्रकार के संदेशों के माध्यम से लिखित रूप से व्यक्त करता है तो ये एक लिखित व्यक्तिगत संवाद की श्रेणी में आता है। और ये उस समय उपयोग होता है जब दोनों व्यक्ति एक स्थान पर नहीं होते। यदि निकट होते हैं, आसपास होते हैं, तो फिर उसको हम जो है ये कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन आपका इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिख रहा है। तो ये ज़्यादातर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। अब जैसा मैंने आपको बतलाया था 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संवाद, दूसरा सामूहिक संवाद और तीसरा जो आपका होता है वो है आपका डिजिटल संवाद। पर अभी हम दूसरे संवाद के बारे में बातचीत करेंगे जिसको हम कह रहे हैं सामूहिक संवाद। सामूहिक संवाद में एक व्यक्ति या एक समूह के भी द्वारा, कई बार ग्रुप प्रेजेंटेशन भी होते हैं ना, तो एक व्यक्ति या समूह के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों से संवाद करना, तो ये मास कम्युनिकेशन का उदाहरण हो जाएगा, जहां पर कि व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे आके, पोडियम पे आके एक बड़े समूह को संबोधित करना होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं मास कम्युनिकेशन के, जैसे कि रेडियो एक उदाहरण हो गया। रेडियो के माध्यम से जो समाचार और जो कार्यक्रम प्रचारित किए जाते हैं वो बड़ी संख्या में श्रोता उसको सुनते हैं।
टेलीविज़न हो गया कि टेलीविज़न के जो कार्यक्रम हैं वो लोगों का मनोरंजन और जानकारी में वृद्धि करते हैं, वो भी एक चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को संवाद अपना पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से लिखित संवाद की अगर हम बातचीत करें तो समाचार पत्र का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा आएगा कि एक समाचार पत्र की जो प्रसार संख्या है वो लाखों में होती है, हज़ारों में होती है, और घर घर में वो जाता है। क्योंकि एक घर में एक ही पेपर जाता है तो 4-5 लोग भी पढ़ते हैं, तो ये इस प्रकार से हमारा मास कम्युनिकेशन हो रहा है लिखित रूप में, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, मैगजीन्स वगैरह के माध्यम से भी। और ये सारे, जब हम तीसरे में बात करेंगे डिजिटल में, तो आजकल ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध हैं। सामूहिक संवाद आमतौर पर सार्वजनिक बैठकों, टीम डिस्कशन, सेमिनार, कार्यशालाओं और अन्य सामाजिक या पेशेवर समूहों में होता है। ये जो मास कम्युनिकेशन है ये ज़्यादातर प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा होता है, जहाँ पर कि लोग बैठते हैं और अपना डिस्कशन करना है, बातचीत करना है, कोई समस्या का हल निकालना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग होता है। अब एक हम आते हैं व्यक्तिगत संवाद और सामूहिक संवाद के बीच में क्या अंतर होता है। यहाँ पर हम बता सकते हैं आपको कि कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर बताएंगे पहले कॉलम में, फिर व्यक्तिगत संवाद में कैसे होता है, सामूहिक संवाद में किस प्रकार से होता है। तो इस टेबल के माध्यम से आप व्यक्तिगत संवाद और सामूहिक संवाद के बीच में अंतर को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। तो पहली विशेषता है संवाद का स्तर। जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत संवाद 2 व्यक्तियों के बीच में और सामूहिक संवाद एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। संवाद का उद्देश्य, व्यक्तिगत संवाद में व्यक्तिगत भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान ही एकमात्र उद्देश्य होता है, जबकि सामूहिक संवाद में बहुत सारी जानकारी को साझा करना, जानकारी को साझा करने के अलावा निर्णय लेना, विचारों का आदान प्रदान करना, ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति सामूहिक संवाद के माध्यम से हो सकती है। तीसरी जो बात है वो है संवाद का रूप। निश्चित रूप से व्यक्तिगत संवाद को हम एकल संवाद कहेंगे और यहाँ पर समूह संवाद हम इसको कहेंगे। हमारे जो कन्वेंशन है या किस प्लेटफॉर्म पर ये संवाद हो रहा है, तो वो आमतौर पर नितांत व्यक्तिगत और निजी स्तर पर जो संवाद है उसको व्यक्तिगत संवाद कहेंगे, और जो अधिक सार्वजनिक और औपचारिक, एक फॉर्मल मीटिंग्स में औपचारिक जगहों पर जो संवाद हो रहा है उसको हम सामूहिक संवाद कहेंगे। संदर्भ व्यक्तिगत या पेशेवर संबंधों के बीच में भी दोनों हो सकता है। कई बार व्यक्तिगत संवाद आपको आपके अधिकारी ने बुलाया और आपका उस अधिकारी से 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो व्यक्तिगत संवाद की श्रेणी में आएगा। समूह कार्य, टीमों, बैठकों या सेमिनारों में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रभाव, व्यक्तिगत संवाद का प्रभाव निश्चित रूप से अधिक गहरा और अत्यधिक होता है। ये आप मान सकते हैं कि व्यक्तिगत संवाद एक बहुत ही प्रभावी संवाद का माध्यम है और इसका आपको उपयोग सदैव करते रहना चाहिए। जबकि सामूहिक संवाद में सामूहिक फैसले, विचारों और विभिन्न दृष्टिकोणों का मिश्रण संभव है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, दोनों में। समय, व्यक्तिगत संवाद का समय कई बार तात्कालिक और संक्षिप्त होता है। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई मित्र मिल गया, आप 2 मिनट रुक करके उससे बातचीत कर लिए, तो तात्कालिक भी हो गया, संक्षिप्त भी हो गया। लेकिन जो सामूहिक संवाद है वो चूंकि प्री डिसाइडेड होता है, कई बार मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग का समय पहले से निर्धारित होता है, तो ये लंबा और अधिक समय तक चलने वाला संवाद भी हो सकता है। तो डिजिटल संवाद के बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा था कि इसमें सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियो कॉल, ये सारे इसके उदाहरण माने जाते हैं। साथ ही साथ तकनीकी साधनों का उपयोग करके हम हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। डिजिटल संवाद दोनों प्रकार से हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स आदि। प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में जिसका कि शीर्षक था संवाद के रूप, हमने आपको बतलाया कि संवाद क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और प्रमुख रूप से हमने इसके 3 रूपों के बारे में बात की कि किस प्रकार से हमारा व्यक्तिगत संवाद होगा, किस प्रकार से अशाब्दिक संवाद होगा यानी नॉन वर्बल, और कैसे लिखित संवाद होगा। इसके अलावा हमने चैनल्स की बातचीत की कि व्यक्तिगत संवाद, सामूहिक संवाद और डिजिटल संवाद, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है।